देखिए, इन द यस्टरडेज क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हीट कंडक्टिविटी और यू कैन से दैट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने कुछ सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को डिस्कस भी किया था कि जैसे जो सिल्वर होता है वो मेटल्स के अंदर सबसे अच्छा कंडक्टर है। अप्रोक्सीमेटली 400 जूल पर सेकेंड पर मीटर में वो ट्रांसफर कर सकता है एनर्जी को, हीट एनर्जी को। 400 जूल की एनर्जी पर सेकेंड में पर मीटर, और अगर पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस होगा हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में। तो लास्ट जो हमारा कैलकुलेशन था वो ये था, H इज इक्वल टू के A delta T. Delta T is the temperature difference between hot phase and cold phase, and delta X is the distance between the hot phase and cold phase. तो ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था कल हीट एनर्जी से रिलेटेड। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, एप्लीकेशंस में सबसे पहले ये आएगा दैट कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। Cooking utensils are provided with वुडन हैंडल्स। जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके वुडन हैंडल्स होते हैं, लकड़ी के हैंडल्स बनाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? कुकिंग यूटेंसिल तो मेटल का होगा। अगर कुकिंग यूटेंसिल मेटल का है तो ये तो हीट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली ट्रांसफर कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस कुकिंग यूटेंसिल को क्या कर सकें, उसको कैरी कर सकें। जब वो गर्म होगा तो उस समय पर हम उसको वुडन हैंडल से क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो वुडन हैंडल इसमें क्यों लगाया गया? क्योंकि जो वुड होती है इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को कंडक्ट करती है लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकती है। कंडक्शन होता है, नो डाउट होता है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? मेटल के कंपैरिजन में। तो जो कुकिंग यूटेंसिल है उसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी है, इसी कारण से पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। और जो वुडन हैंडल लगाया गया ताकि हम उसको कैरी कर सकें, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि वुडन जो वुड है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा और गर्म नहीं होगा जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि विंटर्स के अंदर जो आयरन चेयर्स होती हैं वो ठंडी महसूस होती हैं देन द वुडन चेयर्स। इन विंटर्स iron chairs are appear colder than the wooden chairs. सर्दियों में जो लोहे की या मेटल की चेयर होगी वो हमें ठंडी महसूस होगी। उसका कारण ये है कि वो हीट को लॉस कर रही है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर बहुत कम है। तो जो भी मेटल की बॉडी में हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली जाती है और मेटल की जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। और जो वुडन चेयर होती है वो ठंडी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है, लो कंडक्टिविटी है, तो हीट को वो कंडक्ट नहीं कर रही है, इस कारण से वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं वो भी विंटर्स के अंदर कोल्ड वेदर से बचे रहते हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं वो फेदर्स को क्या कर लेते हैं? स्वेल कर लेते हैं। स्वेल कैसे कर सकते हैं? वो फेदर्स के बीच में क्या ट्रैप कर लेते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो एयर जो है वो क्या है? डेड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज द डेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगी, इस कारण से क्या होगा? बर्ड्स जो हैं उनकी बॉडी की हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाएगी। तो बर्ड्स खुद को विंटर में कोल्ड वेदर से बचाने के लिए, ठंडी हवाओं से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? वो अपने फेदर्स के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर को ट्रैप करके वो अपने फेदर्स को स्वेल कर लेते हैं। और वो जो ट्रैप्ड एयर होती है, वो किसका काम करती है? वो इंसुलेशन का काम करती है। तो उनकी बॉडी की हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जा पाती। तो ये भी एक इसी के एप्लीकेशन है, कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन है। तो कंडक्टिविटी को कम करने के लिए वो फेदर्स में एयर को भर लेते हैं, फेदर्स के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आएगा जो न्यू क्विल्ट होती है वो जरा बेटर होती है। न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन द ओल्ड वन।
is warmer than the old one. क्विल्ट का मतलब है रजाई। तो सर्दियों में जो हम रजाई यूज करते हैं, क्विल्ट यूज करते हैं, जो नई होगी, न्यू होगी, वो ज्यादा गर्म रहेगी पुरानी से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो न्यू क्विल्ट होती है उसमें एयर कैविटीज होती हैं। न्यू क्विल्ट के अंदर क्या होती है? एयर कैविटीज होती हैं। उन एयर कैविटीज के अंदर एयर ट्रैप रहती है, और एयर जो है वो किसका काम करती है? वो इंसुलेशन का वर्क करती है। तो बॉडी की हीट एनर्जी फिर से सराउंडिंग में नहीं जा पाती है बिकॉज ऑफ द एयर कैविटी, बिकॉज ऑफ द एयर। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोक भी सकते हैं, और हीट को अगर हमें जल्दी से ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसका भी फायदा लिया जा सकता है। तो ये सब कुछ किसके बेस पर डिसाइड किया गया? ये सब कुछ डिसाइड किया गया थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पर। ये सब कुछ डिसाइड किया गया थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पर। इसी तरह से एस्कीमोज का एग्जांपल ले सकते हो। जो एस्कीमोज होते हैं वो अपने हाउसेस बनाते हैं, आइस से बनाते हैं वो। तो क्या करते हैं? वो पहले एक लेयर बनाते हैं, फर्स्ट लेयर, फिर उसके बाद में ये दूसरी लेयर को क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होती है? ब्लैंक स्पेस होता है। और इसमें क्या ट्रैप रहती है? इसमें एयर ट्रैप रहती है। तो ये जो एयर होती है ये किसका काम करती है? ये फिर से इंसुलेशन का वर्क करती है। तो एस्कीमोस जब अपने हाउसेस को बनाते हैं तो वो उनको 2 लेयर्स में बनाते हैं, फर्स्ट लेयर और बीच में थोड़ा गैप छोड़ करके फिर सेकंड लेयर बनाते हैं। और ये जो बीच में एयर कैविटी होती है, इसमें एयर ट्रैप रहती है, वो एयर जो है वो किसका काम करती है? इंसुलेशन का काम करती है। तो अंदर की हीट एनर्जी को सराउंडिंग में नहीं जाने देती। तो एस्कीमोस भी इसी प्रिंसिपल से क्या किए जा सकते हैं? उनका जो हाउस होता है उसको इसी प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। तो पहले वेरिएबल स्टेट के बारे में सुनिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेडी स्टेट के बारे में। क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट कई जगह पर लिखी हुई मिलेगी। स्टेडी स्टेट, जो भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए की जाती हैं, जो भी फॉर्मुलेशन किए जाते हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल स्टेट के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेडी स्टेट के बारे में। देखिए वेरिएबल स्टेट क्या होती है? वेरिएबल स्टेट का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हीट ट्रांसफर होगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, किसी भी बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उस समय पर हीट एनर्जी 3-4 तरीके से क्या होगी? डिसिपेट होगी, या ट्रांसफर होगी, या यूटिलाइज होगी। ओके, तो वेरिएबल स्टेट के बारे में सुनिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक मेरे पास सॉलिड है और ये इसका हॉट फेस है। दिस इज द हॉट फेस which is at the higher temperature T1, and this is the cold phase which is at the lower temperature T2। ये lower temperature पर T2 पर, और इसका जो कंडीशन है वो हमने यहाँ लिख दिया। ये हॉट फेस है, वो कोल्ड फेस है। अब हमें पता है कि हीट हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ ट्रांसफर होगी, और हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? यहाँ पर हमने सोर्स लगा रखा है। ये सोर्स है एक बर्नर। ये बर्नर क्या प्रोवाइड करेगा? ये बर्नर फ्लेम्स देगा, और फ्लेम से क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी इस मटेरियल को। तो ये जो मटेरियल है इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। अब ये हीट एनर्जी 3 तरीके से यूटिलाइज होती है। सबसे पहला, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। दूसरा, इट विल ट्रांसफर सम हीट एनर्जी टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। Heat transferred to the next cross section. Third, heat dissipation। डिसिपेशन का मतलब सराउंडिंग में हीट का रेडिएट हो जाना,
और यूटिलाइज नहीं हो पाना। अब देखो एग्जांपल से इसको समझो। वेरिएबल स्टेट क्या होती है? बेसिकली यहाँ से कुछ एनर्जी मिल रही है इस कंडक्टर को, ये जो भी मटेरियल है। तो फॉर एग्जांपल ये इसको 100 जूल की एनर्जी दे रहा है पर सेकंड, तो 100 जूल पर सेकंड ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने पर इनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, इनका जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ये पहले भी वाइब्रेट कर रहा था, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर कितना डिस्प्लेस हो रहा था, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलेगी, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल है इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली 100 जूल की एनर्जी इसको मिल रही है, उस 100 जूल की एनर्जी में से 60 जूल की एनर्जी तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। तो 100 जूल में से 60 जूल इसमें यूटिलाइज हो गए, बाकी के 30 जूल इसने क्या कर दिए, एडजेसेंट लेयर को ट्रांसफर कर दिए। जब ये पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करते हुए नेक्स्ट लेयर को ये एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, तो बाकी के 30 जूल की एनर्जी नेक्स्ट लेयर में चली गई। टोटल कितना हो गया, 60 प्लस 30 90। अब 10 जूल कहाँ गए, तो आंसर है 10 जूल। ये क्या कर दिया इसने, रेडिएशन कर दिया। ये गर्म है और बाहर की जो सराउंडिंग है, जो सिंक है वो लोअर टेम्परेचर पे है, ये हायर टेम्परेचर पर है, और जो सिंक है वो लोअर टेम्परेचर पर है। तो क्या होगा, तो ये हीट का रेडिएशन भी करेगा सराउंडिंग के अंदर। सो दिस इज द वेरिएबल स्टेट, ये वेरिएबल स्टेट है। तो जिसमें इसको जितनी भी हीट एनर्जी मिल रही है वो तीन तरीके से यूटिलाइज हो रही है। सबसे पहला, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करता है पहले तो। उसके बाद में कुछ हीट एनर्जी को साथ वाले क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर कर देता है, ये लिखा हुआ देखिए, हीट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। कुछ पार्ट नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर हो गया, बाकी का जो पार्ट है वो डिसिपेट हो गया हीट की फॉर्म में, बाकी का जो पार्ट है वो रेडिएशन की फॉर्म में क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। तो ये सब्सटेंस गर्म होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, तो 10 जूल की एनर्जी रेडिएट होगी, टोटल 100 पूरा हो गया। अच्छा, 60 जूल के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, और फिर इसके नेक्स्ट जो लेयर है उसका टेम्परेचर अभी तो 60 डिग्री था, लेकिन जैसे ही इसने 100 जूल और एब्जॉर्ब किए, 100 जूल एब्जॉर्ब करने पर फिर से 60 जूल से इसने खुद का टेम्परेचर को राइज किया, बाकी के 30 जूल आगे ट्रांसफर कर दिए, फिर यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज होना शुरू हो गया। पहले 60 डिग्री था, अब 60 से 65 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेयर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जाएगी, वैसे वैसे नेक्स्ट लेयर के टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले टेम्परेचर 65 था, फिर इसकी नेक्स्ट वाली लेयर में 40 था, नेक्स्ट वाली लेयर में 30 था, नेक्स्ट वाली लेयर में 10 था। तो धीरे धीरे इन सब लेयर्स के टेम्परेचर, इन सब क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सब जगह के टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर अभी टेम्परेचर 40 डिग्री था, फिर हम लोग बर्नर से हीट एनर्जी दे रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 40 से 45 डिग्री हो गया, 47 हो गया। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। इसके नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में ऑब्जर्वेशन ली, यहाँ का टेम्परेचर पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल स्टेट क्या है, वेरिएबल स्टेट वो है जिसमें आपको सब जगह के क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, और वो चेंजिंग भी होंगे, डिफरेंट तो होंगे ही और क्या होंगे, चेंजिंग होंगे। सो दिस इज द वेरिएबल स्टेट, ये वेरिएबल स्टेट है जिसमें हीट तीन तरीके से यूटिलाइज होगी। पहले अपने क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, बाकी की एनर्जी नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को देने में, और जो बाकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची वो हीट के रेडिएशन करने में खर्च हो जाएगी। तो ये तीन तरीके से यूटिलाइज होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारे क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे और चेंजिंग मिलेंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ लिख देता हूँ, each cross section have changing temperatures, each cross section have changing temperature। तो आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में ऑब्जर्वेशन लेंगे, यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगा रखा है, देख रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, यहाँ लगा रखा है यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, हीट तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन सब जगह के टेम्परेचर चेंजिंग है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। अब हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट देखिए क्या होती है।
जस्ट वेट। देखिए सबसे पहले तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, हीट का डिसिपेशन नहीं होना चाहिए। हीट का डिसिपेशन रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ या तो ग्लास वूल लगा देंगे या वुड का एक बॉक्स रख देंगे। वुडन बॉक्स के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ताकि हीट का डिसिपेशन सराउंडिंग में ना हो। तो स्टेडी स्टेट में जो भी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी वो क्या होगी, सिर्फ ट्रांसफर होगी टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। सिर्फ एक ही काम होगा इसमें, थोड़ी बहुत हीट रेडिएट हो सकती है सराउंडिंग में, ट्रांसफर टू नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इसमें आपको याद रखना है, ईच क्रॉस सेक्शन हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो डिफरेंट तो होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा था देखो, ईच क्रॉस सेक्शन हैव चेंजिंग टेम्परेचर। किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप थर्मोमीटर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिया, यहाँ पर थर्मोमीटर प्लेस किया, दूसरा थर्मोमीटर मैंने इस क्रॉस सेक्शन के अंदर लगा रखा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज हो रही है। रीडिंग चेंज हो रही है तो मतलब वेरिएबल स्टेट है। ईच क्रॉस सेक्शन हैव कांस्टेंट टेम्परेचर बट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन डिफरेंट हो सकता है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, सेम नहीं लिखा हुआ। सेम टेम्परेचर नहीं होगा सब क्रॉस सेक्शन का। अब इसको डायग्राम से देखिए समझिए। सबसे पहले तो हीट के डिसिपेशन को रोकेंगे। ये जो हॉट एंड होगा यहां से लेकर के कोल्ड एंड तक, जब तक हीट पहुंचेगी तो इसके दोनों तरफ हमने क्या लगा रखा है, इंसुलेशन लगा रखा है ताकि हीट का डिसिपेशन ना हो। अब यहां से हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, इसके नेमिंग कर देता हूं चलो मैं, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा आगे गए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आगे गए तो ये नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर ये सेकंड ले लेते हैं, सेकंड क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना मिला मेरे को, 80 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, दिस वन, थर्ड क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर आपको कैसा मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो सब जगह के टेम्परेचर डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर थर्मोमीटर लगाओगे 90 डिग्री है तो 90 रहेगा, यहाँ पर थर्मोमीटर लगाओगे 80 डिग्री सेल्सियस है तो हमेशा 80 डिग्री दिखाएगा, यहाँ 70, यहाँ 60, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ओके, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब स्टेडी स्टेट आ चुकी है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ से 100 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 100 जूल की एनर्जी ये अपने पास नहीं रखेगा क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन उस एनर्जी को अपने पास नहीं रखेगा। अपने पास रखता तो क्या इंक्रीज होता, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता। तो इसने जो भी हीट एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब की उस एनर्जी को नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर 90 डिग्री टेम्परेचर है, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में 80 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये 100 जूल नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हीट 3 जगह पर यूटिलाइज हो रही थी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सब जगह का, ये लिखा हुआ देखिए, ईच क्रॉस सेक्शन हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। जहां पर जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ये होगा, हीट ट्रांसफर होगी नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में। और डिसिपेशन को हमने बहुत कम कर दिया क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंसुलेशन की एक लेयर लगा दी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट लगा दिया ताकि हीट का डिसिपेशन सराउंडिंग में ना हो। सिर्फ हीट एनर्जी हॉट फेज से कोल्ड फेज की तरफ जानी चाहिए। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट। तो ये 100 जूल एब्जॉर्ब करता है, खुद के पास नहीं रखता ये 100 जूल, ये नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर कर देता है। ये भी अपने पास नहीं रखता इस 100 जूल को, ये नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर कर देता है। तो एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी रिसीव होगी, यहाँ पर 100 जूल पर सेकेंड रिसीव होंगे, एक कांस्टेंट रेट पर एनर्जी रिसीव होगी कोल्ड एंड पर। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें 100 जूल देते हैं तो 60 जूल से तो ये खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बाकी के 30 जूल नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करता है। ये 30 जूल में से कुछ 20 जूल अपने पास रखता है, 10 जूल नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करता है। तो ऐसा करते करते हम देख रहे हैं कि लास्ट तक तो सिर्फ 5 जूल की एनर्जी आ रही है।
यहाँ पर हम 100 जूल पर सेकंड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 जूल पर सेकंड मिल रहा है। पहले 5 मिल रहा था, फिर 7 मिलना शुरू हुआ, फिर 10 मिलना शुरू हुआ। मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो चेंजिंग है। रेट ऑफ हीट फ्लो चेंजिंग है, मतलब वेरिएबल स्टेट है। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? चेंजिंग। तो यहाँ पर कोल्ड एंड पर हम लोग जब थर्मोमीटर लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो हीट रिसीव हो रही है पर सेकंड वो डिफरेंट है। पहले 5 जूल पर सेकंड रिसीव हो रहे थे, फिर 8 जूल हुए, फिर 10 जूल हुए, तो चेंजिंग स्टेट है। सो दिस इज वेरिएबल स्टेट। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं। कोल्ड फेज पर हमने ये देखा कि पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी आ रही। हम यहाँ से 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं सोर्स से, और उधर से 100 जूल की एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन उस एनर्जी को क्या नहीं कर रहा, अपना टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज नहीं कर रहा। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट होती है। ओके, तो स्टेडी स्टेट के बेस पर ही आगे के कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको समझते हैं। Okay, now we will discuss about the equivalent conductivity in series combination of the conductors. तो ये स्टेडी स्टेट के बेस पर ही डिस्कस किया जाएगा, डेरिवेशन इसका। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहेगा। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एक तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और एक कॉमन टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों तीनों डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द टू कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस when two conductors connected in series, when two conductors connected in series combination। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए, फिर क्या क्या कैलकुलेशन करनी है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम हमने इसका बनाया, जिसमें हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि दो कंडक्टर हैं, और किस में कनेक्टेड है? दोनों कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इस केस में इसके क्या क्या पैरामीटर्स को हमें लिखना है उसके बारे में देखते हैं। Okay, so these are the two conductors. अब इसमें सबसे पहली बात, दिस इज द हॉट फेस, जहां से सोर्स कनेक्ट किया गया है। जो हॉट फेस है उसका टेम्परेचर है T1, और ये वाला जो फेस है दिस इज द कोल्ड फेस। कोल्ड फेस का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? T2। So here we will write cold phase which is having at the temperature T2। इसका टेम्परेचर T1 है। कंडीशन यहाँ लिख देते हैं,
that T1 is greater than T2. So and this is the first conductor, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है ये एक अलग मटेरियल का बना हुआ है, मान लीजिए ये कॉपर का है, अगर ये कॉपर का है तो इसकी कंडक्टिविटी अलग होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी को K1 से लिखा जा रहा है। चलो यहाँ प्लेस कर देते हैं K1। और ये दूसरा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी है K2, ये आयरन का बना हुआ है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं। अगर दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। इसके अलावा जहां पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दिस इज द पॉइंट, जहां पर मैं आपको ये डार्क करके बता रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोला जाता है इंटरफेस। दिस इज द इंटरफेस वेयर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये कैसे पता लगेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि हॉट फेस, एक कंडक्टर का तो हॉट फेस होगा और दूसरे कंडक्टर का कोल्ड फेस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इन कंडक्टर को जोड़ेंगे तो दोनों के हॉट फेस एक टेम्परेचर पर होंगे और दोनों के कोल्ड फेस दूसरे टेम्परेचर पर होंगे। ओके, लेकिन इसमें इसका हॉट फेस होगा, उसका कोल्ड फेस होगा, और जहां पर ये कनेक्टेड है वो इंटरफेस होगा, और इंटरफेस पर जो टेम्परेचर है वो है T। दिस इज द कॉमन टेम्परेचर, ये इसका कॉमन टेम्परेचर है। इसके अलावा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो थिकनेस है, वो सेम है। सो बोथ कंडक्टर हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, कैपिटल A। अच्छा, इसके बाद अब इसमें इसकी लेंथ भी बता देते हैं। चलिए, इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक, दिस इज L1। तो फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ L1 है एंड सेकेंड कंडक्टर इज ऑफ लेंथ L2। तो ये अलग अलग लेंथ के कंडक्टर हैं और इंटरफेस का टेम्परेचर मैंने आपको बताया T। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। कॉमन टेम्परेचर कितना होगा इस कैलकुलेशन में, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम में लिखा हुआ है यही इसका डिस्क्रिप्शन है, यही assumptions है। तो क्या लिखेंगे? when two conductors are connected in series combination, then the first conductor is attached to the source which is receiving the heat energy, and the second conductor is attached to the cold body so that it will radiate the heat energy to the cold reservoir, to the sink, and both conductors have the same area of cross section, capital A. First conductor is having the conductivity K1 and second conductor is having conductivity K2, because both are of different material, क्योंकि दोनों different material के। And first conductor is of length L1 and second conductor is of length L2, and the common temperature of both the conductor at the interface is capital T. So now we will write the formula of rate of heat flow. Rate of heat flow का formula क्या होता है? तो आंसर है K into A into change in temperature divide by distance between the hot phase and cold phase. तो ये इसका जनरल फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर मैं पहले कंडक्टर के लिए लिखता हूँ, फर्स्ट कंडक्टर के लिए लिखता हूँ, तो K की जगह पर क्या आएगा? K1। K के प्लेस पर क्या लिखेंगे? K1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी K1 है। सो फॉर द फर्स्ट कंडक्टर इट इज K1। एरिया A है। चेंज ऑफ टेम्परेचर बताएंगे या टेम्परेचर डिफरेंस बताएंगे, हॉट एंड और ये कोल्ड एंड। देखो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है फर्स्ट कंडक्टर, L1 लेंथ के बाद ये खत्म हो जाता है, तो ये इसका कोल्ड फेस होगा जिसका टेम्परेचर है T। सो दिस इज हॉट फेस, दिस इज कोल्ड फेस, सो द टेम्परेचर डिफरेंस इज T1 minus T, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉट फेस एंड कोल्ड फेस इज L1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा L1। अब यही रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें रहेगा? यही रेट ऑफ हीट फ्लो आपको किसमें मिलेगा? सेकंड कंडक्टर में मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कुछ समय बाद कौन सी स्टेट आ जाएगी? स्टेडी स्टेट आ जाएगी। जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे एक एंड से, तब तो वेरिएबल स्टेट होगी, लेकिन जैसे जैसे इसके सारे क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे वैसे वैसे सबका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आकर के सारे क्रॉस सेक्शन रुक जाएंगे, तब हीट का ट्रांसफर होगा सिर्फ, और वो कौन सी स्टेट आ जाएगी? वो आ जाएगी स्टेडी स्टेट। सो इन द स्टेडी स्टेट वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, इन स्टेडी स्टेट we can assume the rate of heat flow in the first conductor is equal to the rate of heat flow in the second conductor। हम यहाँ से 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हमने ऑब्जर्व किया कि 100 जूल पर सेकंड रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब कि पूरे का पूरे जो लेयर है जिसमें फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है, क्योंकि जितनी एनर्जी हम वहां दे रहे हैं उतनी एनर्जी दूसरी तरफ रिसीव हो रही है। तो इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में सेम रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है।
So in the steady state, we can also write the rate of heat flow in the second conductor will be K2, its conductivity area is A and temperature difference, ये इसका hot phase है कैपिटल T, ये इसका cold phase है जो T2 टेम्परेचर पर है. So the temperature difference is hot phase minus cold phase divide by distance between the hot phase and cold phase, this is L2. तो ये स्टेटमेंट आएगी स्टेडी स्टेट में. और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होते हैं सीरीज के, वो इसी स्टेटमेंट से सॉल्व होते हैं, इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं. अब कॉमन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें? ये स्टेडी स्टेट में तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया. कॉमन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो दोनों इक्वल हैं, तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन उठाते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी K1A T1 minus T डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेशन है, T minus T2 डिवाइड बाय L2. क्या कैंसिल हो रहा है? तो आंसर है एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों कंडक्टर का एरिया सेम था. अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना पड़ेगा वो करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं. तो पहले तो K1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, K1 को T1 से और T से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट बनेगी K1 T1 माइनस K1T डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू K2T माइनस K2T2 डिवाइड बाय L2. तो ये फॉर्मूला आ गया. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करना है? तो सीधा सा फंडा है कि जो कैपिटल टी वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, फिर हमें इसको मूव करना आसान हो जाएगा. तो ये जो एलसीएम L1 ले रखा था इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटली लिख देते हैं, दोनों के नीचे लिख देते हैं L1. और इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही कर देते हैं, K2T अपॉन L2 एंड K2T2 अपॉन L2. अब मैंने आपको बोला कि T वालों को एक तरफ कर लीजिए और T1 T2 को एक साइड कर लेते हैं. आप देखो ये K2 T2 अपॉन L2 ये माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा है? ऑलरेडी यहाँ पर है K1 T1. K1 T1 एज इट इज लिखा आपने अपॉन L1 और इसको इधर शिफ्ट किया, दिस टर्म K2 T2 अपॉन L2 इसको इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया. सो दिस विल बी K2 T2 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या लिखें? K1 T अपॉन L1, ये माइनस का टर्म है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव. तो इसको इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया K1 T अपॉन L1 और ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा था प्लस में K2 T अपॉन L2. अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये रहा कॉमन क्वांटिटी देखो. सो हियर वी विल राइट K1 T1 अपॉन L1, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा. K2 T2 अपॉन L2 इज इक्वल टू K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2 एंड T इज कॉमन, T कॉमन ले लिया. अब कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाएगा. ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी. इसका भी एलसीएम L1 L2 आएगा, इसका भी एलसीएम L1 L2 आएगा, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ लिखना पसंद करूंगा मैं. So here we will write the formula of common temperature. Common temperature का फॉर्मूला बनेगा, अपस्टेयर्स में क्या है? अपस्टेयर्स में K1 T1 अपॉन L1. So here we will write K1 T1 अपॉन L1 प्लस K2 T2 अपॉन L2 और ये पूरा का पूरा इधर डिवाइड में आ गया, K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2. अब एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करते हैं, अपस्टेयर्स वाली टर्म्स को भी और डाउनस्टेयर्स वाली टर्म को भी, दोनों को सॉल्व करना है. दोनों को सॉल्व करते हैं किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कॉमन टेम्परेचर का. कल से दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा इसको क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है. कल ये सारी कैलकुलेशन दोबारा से देखनी पड़ेगी आपको. सो हियर T इज इक्वल टू
एलसीएम अपस्टेयर्स वाला लिखते हैं पहले, दिस विल बी L1 L2, दिस इज द एलसीएम। L1 से L1 कैंसिल, यहाँ पर आएगा L2, सो दिस विल बी K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइड बाय फिर से एलसीएम